Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले डिसीजन के बाद कई सारे सेक्टर्स का आउटलुक काफी तेजी से बदल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण जब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा तो वो अपने टैरिफ वाले डिसीजन को ही रिवर्ट कर लें। तो इट मींस आने वाला टाइम काफी अनसर्टेन है। तो ऐसे टाइम पर हमें भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे हमारे पोर्टफोलियो में अनसर्टेनिटी कम हो एंड हमें ये भी श्योरिटी रहे कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में हमारे सेलेक्ट किए हुए सेक्टर्स एंड बिजनेसेस क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमें चाहे कोई नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो या फिर हमारा कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो तो अभी टैरिफ के चलते कुछ चेंजेस करने की नेसेसिटी ऑफ कोर्स है। एंड आज हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। यहां पर हम कुछ ऐसे सेक्टर्स पर बात करेंगे जो कि इस तरह की अनसर्टेनिटी से इजिली नेविगेट कर सकते हैं। एंड एग्जांपल पर्पस के लिए हम इन सेक्टर से कुछ बिजनेसेस को भी शॉर्टलिस्ट करेंगे जिन्हें हम पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो वो पॉइंट्स इनका पता होना हमें बेहद जरूरी है। उसमें फर्स्ट ये है क्योंकि हम एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं एंड एग्जांपल पर्पस के लिए हम कुछ बिजनेसेस को भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह के पोर्टफोलियो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई होती है क्योंकि मार्केट जब वियर फेस में होता है या फिर मेजर करेक्शन लेता है तो इस तरह के पोर्टफोलियो 50 to 60% तक करेक्शन ले लेते हैं। सेकंड, लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डेलिबरेटली ऐसे सेक्टर्स को कवर किया है सो दैट जब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन पर बात करें तो उन वीडियो से मिली हुई की लर्निंग्स को हम यूज कर पाएं। क्योंकि आज के वीडियो में हम सेक्टर्स एंड बिजनेसेस के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स एंड बिजनेसेस को कवर करना है। बट कौन सी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको हमारे कौन सी वीडियो में मिल सकती है ये भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आज जिन भी बिजनेसेस को हम एग्जांपल पर्पस के लिए स्टडी करने वाले हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज किया है। सबसे पहला है कि उनकी प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस हो या स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हो एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आती हो सो दैट टैरिफ्स कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क ना पड़े। स्मॉल कैप कैटेगरी का हो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग 60% से ज्यादा हो। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में मेरा मतलब है प्रमोटर्स, FIIs, DIIs एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमें ROCE एंड ROE भी हायर चाहिए, एटलीस्ट 15% से ऊपर होनी चाहिए। अनलेस कि कोई बिजनेस ग्रोथ फेस में है या फिर वो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है तो वहां पर डेविएशन एक्सेप्टेबल है। बिजनेसेस ऐसे सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो यहाँ पर ग्रोथ सस्टेनेबल हो, फर्दर बिजनेसेस का डेट कंट्रोल में हो एंड ऑपरेशन से अच्छी कैश भी जनरेट कर रहे हो। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है यहाँ पर ग्रोथ तो काफी अच्छी देखने को मिलती है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मिलती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे ऐसे बिजनेस मिलेंगे यहाँ पर ग्रोथ की अच्छी गाइडेंस है एंड ये लिस्ट भी काफी लंबी है। हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कहां पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या फिर ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कहां पर बिजनेसेस के पास बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। प्राइम सेक्शन इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर हमें अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। एंड पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में हमें अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। अभी IPOs का सीजन है तो IPOs में डिसीजन मेकिंग के लिए हमें IPO सेक्शन को यूज कर सकते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए 4400 रुपीज में मिल जाएगा एंड सोवरिन टाइम्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें आपको हमें मिस नहीं करना चाहिए। साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरने के बाद हमें कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। फर्स्ट जिस सेक्टर पर हम बात करने वाले हैं वो इंडिया में हो रही ग्रोथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है एंड ग्लोबली जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है या नई नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन हो रहा है वो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी है। तो सेक्टर का नाम है पावर सेक्टर एंड यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो डाटा सेंटर एंड AI का अडॉप्शन हो रहा है एंड इसके साथ हमारी जो स्पेस कूलिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड किस तरह से बढ़ने वाली है। तो डाटा सेंटर एंड AI की बार जो कि रेड कलर में है तो यहाँ पर आज जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो है 416 टेरावाट आवर्स एंड बाय 2035 इसमें 800 टेरावाट आवर्स और ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली जो स्पेस कूलिंग इंडस्ट्री है यहाँ
यहाँ पर आज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है 600 टेरावाट्स आवर्स के अराउंड, एंड यहाँ पर 1200 टेरावाट आवर्स की रिक्वायरमेंट और ऐड हो सकती है बाय 2035। एंड ये ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो इंडिया जैसी कंट्री यहाँ पर ये दोनों ही इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री ग्रोथ का रेट है ये हायर रह सकता है। तो पावर सेक्टर से हम 3 बिजनेसेस को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट बिजनेस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, जिसका नाम है पावर लाइटिंग लिमिटेड, जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इसके साथ सोलर ईपीसी, रेलवे एंड सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करता है। लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग से आती है। बट व्हाई दिस बिजनेस? तो पहला कारण यह है कि डिस्पाइट कि ये इंडस्ट्री हैवी एसेट्स वाली इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आरओसी एंड आरओई दोनों देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी इसके काफी अच्छे हैं, एंड नंबर्स में तो ज्यादातर पैरामीटर्स पर ये अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करते हैं। उसका नेक्स्ट रीजन ये है कि ये अपनी कैपेसिटी को काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टावर की मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि आज इनके पास 84,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी पोस्ट कैपेक्स। एंड जो कंडक्टर्स की कैपेसिटी है आज इनके पास, ये भी पोस्ट कैपेक्स डबल से ज्यादा हो जाएगी। कैपेसिटी इसलिए भी बढ़ाई जा रही है क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, जिसकी वैल्यू है 15,637 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा है। मैनेजमेंट 20 से 25 की रेवेन्यू की गाइडेंस देती है, जबकि बिजनेस एक्चुअल में इससे ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर रहा है। फर्दर टैरिफ्स के रिस्क की बात करें, सिर्फ प्रोजेक्ट है जो कि यूएसए में इस टाइम चल रहा है, जिससे ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आने वाला नहीं है। जब बिजनेस अच्छा होता है तो 60 से 65% तक हमारा काम हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ होता है वैल्यूएशन। तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में देखें तो ये हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो सेकंड बिजनेस हमारा पावर इक्विपमेंट सेगमेंट से है, जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बैकबोन माने जाते हैं। एंड बिजनेस का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस, तो पहला कारण यह है कि इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट 3 फेज एमएसआर को सक्सेसफुली टाइप टेस्ट किया है। तो एमएसआर का मतलब है मोल्टन साल्ट रिएक्टर। उसके बाद इन्होंने एचवीडीसी कन्वर्टर की भी टाइप टेस्टिंग की है फॉर ग्लोबल कस्टमर्स, एंड ये सारे टेस्ट इन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में पास किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट यह है कि सांगली में इनकी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है फॉर न्यू ग्लोबल कॉइल फैक्ट्री, एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉइल फैक्ट्री होने वाली है। जो भी कैपेक्स कंपनी के अभी चल रहे हैं, तो इससे मैनेजमेंट 2000 करोड़ की रेवेन्यू का टारगेट कर रही है ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स, जो कि फाइनेंशियली 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 6 टाइम्स के अराउंड है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स इस बिजनेस के भी सारे एक्सीलेंट है, एंड वो आप स्क्रीन को पॉज करके देख भी सकते हैं। एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो इस बिजनेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो थर्ड बिजनेस जो इस इंडस्ट्री से हम स्टडी कर सकते हैं वो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो पहला कारण यह है कि ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटर्स, इनमें तो ऑलरेडी एक्सीलेंट काम कर ही रहे थे, एंड अब ये डाटा सेंटर के फील्ड में भी फोरे कर चुके हैं। यहाँ पर ये रेल वायर के साथ मिलकर अलग अलग सिटीज में एज डाटा सेंटर्स एंड कुछ हाइपर स्केल डाटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही आती है, एंड इनफैक्ट अगर हम ऑर्डर बुक को भी देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर बुक इनकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि डाटा सेंटर इंडस्ट्री आज इंडिया में बिगिनिंग स्टेज पर है, एंड जब कोई इंडस्ट्री बिगिनिंग स्टेज में होती है एंड हॉट भी होती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली वहां पर अच्छी डील नहीं मिलती है। तो ये लंबे समय तक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक है इसे अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो वो बनती है 10,951 करोड़। तो इस क्वार्टर में वो ऑर्डर बुक शायद और भी बढ़ जाएगी। तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक से ही 5x के अराउंड रेवेन्यू विजिबिलिटी है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर है, डेट फ्री है, एंड इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में बात करें तो ये समवट फेयरली वैल्यूड है। फेयरली वैल्यूड इसलिए बोला है क्योंकि बिजनेस में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से इस तरह के प्राइस टू अर्निंग को हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो पावर सेक्टर से आप कोई भी 2 बिजनेसेस को फर्दर स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट इन मार्केट कैप। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री जो कि काफी कंसिस्टेंट पेस के साथ चल रही है वो है ऑटो एंसिलरी। यहाँ पर क्या है कि टैरिफ का रिस्क तो है बट सारे प्लेयर्स पर नहीं है। तो इस इंडस्ट्री की स्पेशलिटी ये है कि ये ओवरऑल ऑटो सेक्टर के कंपैरिजन में कम सिक्लिकल है, क्योंकि आफ्टर मार्केट से एंड एक्सपोर्ट से भी यहाँ पर लगातार बिजनेस आता रहता है। तो नेक्स्ट बिजनेस जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है SJS इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये बिजनेस एथिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो वो प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं उनमें से कुछ तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सेकंड पेज पर भी आप कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, एंड कुछ प्रोडक्ट्स जिनमें इन्होंने नई नई एंट्री ली है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इनमें से जो इन मोल्ड लेवलिंग एंड इन मोल्ड डिजाइन है, इसमें इन्होंने नया नया फोरे किया है। कार डिस्प्ले जो कि इंडिया में काफी बड़ी मार्केट है, तो कार डिस्प्ले कवर के लिए ये एक नई फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं होसुर में, एंड मैनेजमेंट अब प्लान कर रही है कि इन्हें सिर्फ ग्लास कवर तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि डिस्प्ले मार्केट में और भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। एंड इसके लिए जो
भी नेसेसरी इनिशिएटिव्स है वो लिए जा रहे हैं। ये जो IML एंड IMD सेगमेंट है और ऑप्टिकल डिस्प्ले सेगमेंट है, ये कंपनी के लिए एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो जो भी नए कार्स के मॉडल्स आ रहे हैं उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग पर भी काफी फोकस किया जा रहा है, जिससे एक प्रीमियम अपीयरेंस आए। तो ये कंपनी भी अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन कर रही है। तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि इनकी लेगेसी किट की वैल्यू पर व्हीकल के हिसाब से पहले 1200 से 1500 थी एंड अब वो हो चुकी है 3500 से 5000 तक। तो जिस तरह से ये प्रीमियमाइजेशन को अडॉप्ट करके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि पर व्हीकल में इनका कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट किट वैल्यू के कंपैरिजन में 4 to 6 टाइम्स तक बढ़ सकता है। तो इनके बिजनेस में भी देखें तो 93.3% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आती है, सिर्फ 6.7% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आती है। एंड ये जो एक्सपोर्ट से आने वाली रेवेन्यू है ये सारी की सारी यूएस मार्केट से ही नहीं आती है, बल्कि इसमें कई सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए यहां पर भी टैरिफ रिलेटेड कोई रिस्क नहीं है। नंबर्स में देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी अच्छी मेंटेन कर रही है, जो भी किसी भी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी है, कंपनी डेट फ्री है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के कंपैरिजन में समवट फेयरली वैल्यूड है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स में मार्केट लीडर है, स्पेशली इन टू व्हीलर कैटेगरी। एंड यहां पर हम देख भी सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट से आने वाली इनकी जो रेवेन्यू है उसमें एलईडी लाइटिंग का कंट्रीब्यूशन जो कि लास्ट ईयर था 52%, वो बढ़कर हो गया 59.3%। इससे बेनिफिट ये है कि जो एलईडी लाइटिंग सिस्टम है यहां पर मार्जिन्स कंपनी को बेटर मिलते हैं। नई डेवलपमेंट्स ये हुई है कि अब ये 4 व्हीलर्स के एलईडी लाइटिंग सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। यहां पर इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं एंड ये प्रोडक्ट्स महिंद्रा के कई सारे मॉडल्स में यूज हो रहे हैं। उसके बाद मर्सिडीज जर्मनी के लिए भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया एंड यहां से इन्हें एप्रिसिएशन भी मिला था। एंड अब ये मर्सिडीज के लिए किसी नए ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। यहां पर ये मर्सिडीज के नए कार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हेडलैम्प डिजाइन करेंगे। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस हम यहां से भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो वर्स्ट मार्केट सिनेरियो में भी 15 से 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। तो यहां पर भी टैरिफ रिलेटेड कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इंडिया के अलावा जिन रीजन्स में ये ऑपरेट कर रहे हैं उसमें इटली है, हांगकांग है एंड जापान है। तो इसलिए यहां पर टैरिफ रिलेटेड कोई रिस्क नहीं दिख रहा। सारे फाइनेंशियल्स एक्सीलेंट है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो एंड बिजनेस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यूड है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री एंड जिन दो बिजनेसेस को हमने डिस्कस किया है, इन पर ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट थीम जिसे किसी भी पोर्टफोलियो की बैकबोन माना जाता है वो है कंजम्पशन थीम। एंड बैकबोन इसलिए माना जाता है क्योंकि चाहे इकोनॉमिकल स्लो डाउन हो या फिर कोई पेंडेमिक हो, हम अपने डिजायर्स को कट कर सकते हैं बट रिक्वायरमेंट्स को कट नहीं कर सकते। इसलिए कंजम्पशन थीम के बिजनेसेस खराब मार्केट कंडीशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहां से जब हम दो इंडस्ट्रीज को उठाएंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो इंडस्ट्रीज ऐसी हो जहां पर ग्रोथ भी अच्छी हो। तो कंजम्पशन थीम से जिस इंडस्ट्री पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है वैल्यू रिटेल, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। एंड इस इंडस्ट्री में आज भी मोर देन 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास अच्छी ग्रोथ का स्कोप है। तो जिन दो बिजनेसेस को इस इंडस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसलिए डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहां पर रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, बल्कि हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर स्टोर्स का एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली किया जा रहा है एंड जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। तो किस तरह का एक्सपेंशन किया जा रहा है वो भी ऑफ कोर्स हम रिस्पेक्टिव बिजनेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस इंडस्ट्री से फर्स्ट बिजनेस जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है V2 रिटेल लिमिटेड एंड ये फास्ट फैशन सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो इनके बिजनेस में इस क्वार्टर में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये काफी रैपिड स्टोर एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 70 से 72 नए स्टोर्स ओपन किए हैं एंड फाइनेंशियल 26 के लिए प्लान है कि ये 100 से 120 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। तो आज इनका जो स्टोर काउंट्स जो कि 216 के अराउंड है, इट मींस 50% ये नए स्टोर्स ऐड करेंगे एंड यही कारण है कि फाइनेंशियल 28 तक ये समवेयर 50% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इनकी भी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेटर हैं, डेट टू इक्विटी इनकी हायर साइड पर है क्योंकि स्टोर्स एक्सपेंशन काफी फास्ट पेस पर हो रहा है। वेयर एज वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में इनका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर साइड पर दिख रहा है, बट जिस तरह की बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है तो वैल्यूएशन ये हाई ही कमांड करेंगे। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड बिजनेस जो कि बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड है, ये क्लोथिंग के साथ साथ जनरल मर्चेंडाइज में भी ऑपरेट करते हैं एंड कैटेगरीज कौन सी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी ये है कि ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर एरिया में काफी अग्रेसिवली एक्सपेंशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस नियर बाई एरियाज में होती है एंड फर्दर वो उन एरियाज में एक्सपेंशन करते जाते हैं। तो फाइनेंशियल 26 में ये 40 से 50 नए स्टोर्स ओपन करने वाले हैं एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये 25% के अराउंड ग्रोथ दिखा सकते हैं फाइनेंशियल 26 में। कंपनी के कुछ
क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो हमें बहुत बार ये कंपनी लॉस मेकिंग दिखेगी एंड उसका कारण ये है कि एग्रेसिव एक्सपेंशन के कारण ये अपना डेप्रिसिएशन काफी हाई दिखा पा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को नेट प्रॉफिट से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन ये किसी को दिया नहीं जाता है एंड ये कैश फ्लोज में चले जाते हैं। एंड यही कारण है कि कंपनी के अगर हम कैश फ्लोज को देखें, डिस्पाइट की कंपनी ये बहुत बार लॉस मेकिंग रही है, बट कैश फ्लोज में हमेशा पॉजिटिव कैश जनरेट कर रहे हैं ऑपरेशन से। क्योंकि बिजनेस बहुत बार अपने आप को लॉस मेकिंग दिखा रहा है, इसलिए हमें फाइनेंशियल मैट्रिक्स कई जगह पर वीक देखने को मिलेंगे। बट बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी स्टोर एक्सपेंशन के साथ अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है एंड ऑपरेशन से कैश भी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो कंजम्पशन थीम से जिस नेक्स्ट इंडस्ट्री को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री। एंड इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के रीजंस जो है उसमें फर्स्ट है इंक्रीजिंग सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ लिकर इन आवर फीमेल सोसाइटी। एंड इसमें जो बड़ा नया ग्रोथ ट्रिगर ऐड हुआ है वो है इंडियन सिंगल माल्ट विस्की का ग्लोबल एक्सेप्टेंस। तो इस इंडस्ट्री से जिस फर्स्ट बिजनेस पर हम बात करने वाले हैं वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, जो कि ट्रेडिशनली एक फैमिली बिजनेस था जो कि कंट्री लिकर सेगमेंट में ऑपरेट करता था। उसके बाद ये कुछ लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स बनाने लगा फॉर इनब्रू एंड डियागो, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। एंड उसके बाद इन्होंने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ पर पॉपुलर सेगमेंट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनका जो ज्यादा फोकस है वो है प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में। यहाँ पर ये हिलफोर्ड के नाम से प्रीमियम बिस्की एंड निकोबार के नाम से प्रीमियम जिन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। प्रीमियम बिस्की एंड प्रीमियम जिन दोनों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो रेडी टू ड्रिंक मार्केट है, जो कि अभी 72 मिलियन यूएस डॉलर्स की है, एक्सपेक्टेड है कि ये 20% के कैगर पर ग्रो कर सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट में ये एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं कल्चर के नाम से। तो इस प्रोडक्ट को फाइनेंशियली 26 के फर्स्ट हाफ तक लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल 26 के एंड तक ये प्रीमियम ब्रांडी लॉन्च कर सकते हैं एंड साथ साथ में ही इनका प्लान टेकीला लॉन्च करने का भी है। तो किस प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर ये किस तरह की रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन मेड फॉरेन लिकर के अंदर 15 to 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो कि लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 82% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स में 18 to 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो हमें रेवेन्यू के अंदर एंड नेट प्रॉफिट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड जिस तरह के प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है जी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। नंबर्स में देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपनी की काफी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी डिसेंट हैं, डेट टू इक्विटी कोई इशू नहीं है एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये अंडरवैल्यूड है। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जो है वो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बियर कंपनी है, जिसके बिजनेस में लास्ट के 3 इयर्स में हमें 59% के कैगर से ग्रोथ देखने को मिली है एंड इस इंडस्ट्री में Q1 में बियर इंडस्ट्री में डी ग्रोथ होने के बावजूद भी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। तो बिजनेस का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड एंड बियर कैटेगरी में इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्केट में काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है, जैसे कि हंटर हो गया, पावर कूल हो गया, वुड पैकर हो गया। तो बियर के बिजनेस में क्या होता है कि इसमें सिक्लिकलिटी रहती है, क्योंकि समर में डिमांड काफी हाई रहती है एंड विंटर में डिमांड कम हो जाती है। इसी सिक्लिकलिटी को ओवरकम करने के लिए अभी ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर सेगमेंट में भी काफी फोकस कर रहे हैं एंड लास्ट क्वार्टर में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने अपना वन ऑफ द एम्बिशियस ब्रांड को रोल आउट किया है महाबत बिस्की के नाम से, जिसका प्राइस 1000 से 1100 की रेंज में है। तो इस ब्रांड की कंपनी काफी अच्छे से पोजीशनिंग करने वाली है। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में हमें यह भी पता चल जाएगा कि इसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है। मध्य प्रदेश की मार्केट में ये ऑलरेडी बियर सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड अब इनका फोकस यूपी एंड दिल्ली पर भी है एंड इसके साथ ये कर्नाटका एंड उड़ीसा इन मार्केट में भी काफी फोकस कर रहे हैं। बट बिजनेस के अंदर सबसे अच्छा यही है कि प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस है एंड नंबर्स में देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें अच्छी देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी भी कंफर्टेबल जोन में है। तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में देखें तो ये हमें अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में दिखती है। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बैकबोन मानी जाती है एंड सेक्टर का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो ये सेक्टर इतना ब्रॉड है कि इसके अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज आती है। तो फर्स्ट बिजनेस जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कई सारे इन्वेस्टर्स ये बोल सकते हैं कि ये तो एक लार्ज कैप बिजनेस है। तो यस, ये एक लार्ज कैप बिजनेस है, बट हम इसे क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिन सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, जिसमें कि पेमेंट सोल्यूशंस आता है, पेमेंट बैंक्स आता है, एसेट मैनेजमेंट आता है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग आती है, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये सब आते हैं। तो ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनका मार्केट साइज ही काफी बड़ा है। तो यहाँ पर बिजनेसेस के पास स्कोप है कि वो चाहे कितना भी ग्रो करें। तो अपने अलग अलग सेगमेंट्स के थ्रू ये बजाज फाइनेंस, जीरोधा, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, इन सबके साथ कंपीट करने वाले हैं। तो आज बिजनेस ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है एंड आज की डेट में इनका कंपैरिजन करना बजाज फाइनेंस के साथ, जीरोधा के साथ, पॉलिसी बाजार के साथ ये काफी अर्ली होगा। लेकिन कंपीट करने के लिए इनके पास काफी अच्छे रिजर्व्स हैं, रिलायंस की लीडरशिप है, जिन्हें मार्केट शेयर को गेन करना आता है, मार्केट को डिस्टर्ब करना भी आता है। तो चाहे हम एक लार्ज कैप इन्वेस्टर्स हैं या एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं, इस बिजनेस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस बिजनेस पर हम बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंश्योरेंस सेगमेंट में आता है एंड उसमें
उसमें भी ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के मेजर कारण ये है कि ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली काफी अंडर पेनिट्रेटेड है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें। तो जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन भी बढ़ेगी। तो जिस बिजनेस पर हम बात करने वाले हैं वो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक मिडिल मैन का काम करती है बिटवीन इंश्योरेंस बायर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस डोमेन में किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो कंपनी के पास जो प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट है इसमें 18.5% की ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फर्दर ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ इन्होंने कई सारे एक्विजिशंस भी किए हैं सो दैट ये इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आती जाएगी तो इस तरह के बिजनेसेस को भी अच्छा ग्रोथ का स्कोप मिलेगा। फर्दर बिजनेस के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है। फर्दर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3 ईयर मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये थे 5 सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज जिन्हें हम पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए स्टडी कर सकते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन से सेक्टर्स पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड हमारे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।